फ्रेंड्स, जैसे कि लग रहा था कि जैसे ही रसिया कीव के ऊपर अपना कब्जा करेगा उसके बाद में युद्ध विराम हो जाएगा, तो यहाँ पे अब सिनेरियो कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी अपडेट बाहर से निकल के आ रही है, यानी बहुत सारे देशों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। ये जो मामला है ये थोड़ा खतरनाक होते जा रहा है। तो क्या है लेटेस्ट अपडेट, इसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ये मामला थोड़ा पटरी से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ी अपडेट जो निकल के आई है वो चौंकाने वाली है। दूसरी तरफ इसका असर गोल्ड के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर और मार्केट के ऊपर कैसा पड़ रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे बाजार के लिए क्या संभावना बन रही है, क्या मार्केट में हमें मंडे को तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट हो सकती है। तो कुछ जो मार्केट को लेकर रिलेटिव न्यूज है, जो मार्केट से संबंधित न्यूज है उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो एनएससी का जो बड़ा फ्रॉड हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे, और एलआईसी से संबंधित एक बड़ी अपडेट आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन हमें जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। गुरुवार को बहुत ही जबरदस्त बाजार क्रैश हुआ, करीब 2700 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन फिर फ्राइडे के दिन उतनी ही शानदार फिर बाउंस बैक देखने को मिली। फ्राइडे को 55,858 पर आ चुका है सेंसेक्स, जहां पे 1328 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी करीब 2.44% अपर था सेंसेक्स। तो इससे आप देख लो कि जो गिरावट हुई थी उसकी आधी भरपाई तो हो चुकी है। लेकिन अब मंडे को क्या होगा, क्या तेजी बनेगी या फिर गिरावट होगी। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 16,658 का स्तर इसने पा लिया है, करीब 410 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। 2.53% निफ्टी 50 भी तेज था। अब जो इंटरनेशनल मार्केट की देखें फिलहाल हाल, तो सारी जगह पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। डाउ जोन की बात करें तो 34,058 पर है, जहां पे 834 पॉइंट की जबरदस्त तेजी है, यानी 2.51% अपर डाउ जोन्स है, यानी बहुत ही शानदार तेजी बनी है। S&P 500 की बात करें तो 4,384 पर है, जहाँ पे करीब 95.95% की तेजी है, यानी 2.24% अपर है। तो बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। नेस्डेक की बात करें तो 13,694 पर है, जहाँ पे करीब 1.64% की तेजी है। रजेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2040 पर है, जहाँ पे 2.25% की बम्पर तेजी है। और XOI की बात करें तो 1435 पर है, जहाँ पे 2.27% की शानदार तेजी है। तो सारे इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही तेजी से ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने बाजार के लिए जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि FI का रुझान अभी भी ही बिकवाली का ही बना हुआ है। इतना बाजार क्रैश हुआ उसके बावजूद भी FI का रुझान अभी भी बाजार के लिए निगेटिव बना हुआ है। तो इन्होंने फ्राइडे के दिन भी बिकवाली की, और बिकवाली बहुत तेज हुई है, यानी जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ उस दिन जितनी बिकवाली नहीं की उससे भी ज़्यादा हुई है। FI की बिकवाली की अगर बात करें तो 2022 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपीज़ का शेयर उन्होंने बेच दिया FI ने, और पिछले सप्ताह ही बाजार में से करीब उन्होंने 19,843.52 करोड़ रुपीज़ का ऑलरेडी अपने शेयर बेच दिए हैं। और यहाँ पे अगर इंडियन जो बड़े फंड हाउस देखे जिसको हम DI कहते हैं, तो उन्होंने करीब 21,511.79 करोड़ रुपीज़ की शुद्ध खरीदारी की है। तो ये इन्होंने माल खरीदा है, लेकिन सामने उतने ही बड़ी संख्या में FI लगातार सेलर बने हुए, और ये बाजार के लिए चिंता की बात है। अगर हम FI के आंकड़े देखें तो 21 फरवरी 2022 को उन्होंने $408.15 मिलियन का माल बेचा है। 22 फरवरी 2022 को उन्होंने $103.96 मिलियन का माल बेचा। 23 फरवरी को उन्होंने करीब $328.28 मिलियन की अपनी निवेश को कम किया है, और 24 फरवरी 2022 को करीब $380.35 मिलियन का माल उन्होंने बेचा। 25 फरवरी को $888.60 मिलियन का टोटल माल बेचा। अब ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। जिस दिन बाजार क्रैश हुआ 24 फरवरी को, उस दिन उन्होंने मात्र $380 मिलियन ही अपनी निवेश को बेचा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ गया 25 फरवरी को, जब बाजार में तेज़ी बनी तो उस तेज़ी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और बहुत ही भारी बिकवाली की है। और ये बिकवाली का जो आंकड़ा है ये थोड़ा चौंका रहा है, और इसकी वजह से अभी भी बाजार हमें थोड़ा सा वीक लग रहा है। लेकिन बाजार को संभाल रहे हैं DI ने 21 फरवरी 2022 को करीब 2,392 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 22 फरवरी को उन्होंने 4,108 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 23 फरवरी को 24,000 करोड़ रुपये का उनका निवेश बना। 24 फरवरी को उन्होंने 7,667 करोड़ रुपये का माल खरीदा।
और 25 फरवरी को उन्होंने 4,318 करोड़ रुपये का नया निवेश किया। तो आप देख लो कि लगातार इन्वेस्टर बने हुए हैं, बाजार में लगातार खरीदारी कर रहे हैं डीआई, और इन्होंने ही बाजार को थामा हुआ है। अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है यूक्रेन से, यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस ने दावा किया है कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, और इनमें 14 सैन्य ठिकाने हैं, 19 कमांड पोस्ट है और 24 S-380 एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स है और 48 रडार स्टेशन है। ये सारे उन्होंने समाप्त कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह किया गया है, ये उनका कहना है। अब ये मामला धीरे धीरे बिगड़ रहा है, और यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से रूस की एक कार्गो शिप है, उसको फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ये जो कार्गो शिप है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट थे और कीमती कारें थी, तो इस शिप को फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इस तरह से जो मामला है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, क्योंकि अब फ्रांस की भी एंट्री हो चुकी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि यूक्रेन की समुद्री सीमा में मौजूद जापान के एक शिप पर मिसाइल से हमला किया गया है। शिप के हिस्से में आग लग गई है, माना जा रहा है कि ये मिसाइल रूसी सेना ने दागी है, शिप को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से जो अब धीरे धीरे जो युद्ध है इसकी आंच दूसरे देशों पे भी पड़ने लगी है, तो ये खतरनाक रूप धारण कर रहा है। अब जो अपडेट निकल के उसके हिसाब से यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रूसी सेना ने अब तक 3 बच्चों समेत 198 लोगों की हत्या कर दी है और लगभग 1115 लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ यानी ईयू की सदस्यता देने की मांग भी की है। यूक्रेन की मदद के लिए नीदरलैंड वहां 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजेगा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी विमान को मार गिराया है। इन विमान में करीब 150 रूसी पैराट्रूप सवार थे। कितने मारे गए, कितने बचे, ये जानकारी अभी नहीं मिली है। रूस सैनिकों ने कीव के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। फ्रेंड्स, अब मामला धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, बहुत सारे देशों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि रूस खिलाफ जो वीटो लाया गया था उसमें इंडिया ने अपने आप को इस वोटिंग से बाहर रखा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति ने कहा कि इस बात का अफसोस है कि डिप्लोमेसी का रास्ता छोड़ दिया गया है, हमें उस पर लौटना होगा। इन वजहों से भारत ने इस प्रस्ताव पर प्रेज करने का ही विकल्प चुना, यानी न उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया न उनके खिलाफ वोट किया। त्रिमूर्ति बोले कि सभी सदस्य देशों को कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए UN के सिद्धांतों का सम्मान करना जरूरी है। आपसी मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए डायलॉग ही एकमात्र तरीका है, और हालांकि ये समय मुश्किल लग रहा है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। हिंसा और दुश्मनी को जल्द खत्म करने की सभी कोशिश की जानी चाहिए। इंसानी जान की कीमत पर कोई भी हल नहीं निकल सकता है। और यहाँ पे अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि जो जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने PM मोदी से बातचीत की और उनसे मदद मांगी है कि आप इसमें मामले में कुछ करें। तो कुल मिला के अब घटनाक्रम तेज़ी से आगे बढ़ रहे। 15 देश थे, उसमें से 11 पक्ष में वोट पड़े और 4 वोट इनके फेवर में नहीं गए। तो ये 4 थे, उसमें से रूस खुद था जो इसने वीटो का इस्तेमाल किया, साथ में इंडिया, चाइना और UAE, इन तीनों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, पश्चिमी देशों ने चेतावनी जारी की कि यूक्रेन पर रूसी हमला अब तक का सबसे भयानक रूप अख्तियार कर सकता है। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बॉम्ब इस्तेमाल करने की तैयारी कर सकता है। यानी एक्सपर्ट के मुताबिक 2007 में विकसित किए इस बम के गिरने से सुपरसोनिक लहर उठती है जो इसके टारगेट को भाप में बदल देती है। इसके फटने से 44 टन TNT के बराबर विस्फोट होता है। खास बात यह है कि फाइटर जेट से भी इसे गिराया जा सकता है। ये अगर बम इस्तेमाल करता है तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी जो बातें निकल के आ रही है जो मामला बिगाड़ने की तरफ है। अब देखो क्या होता है, अगर ये कीव पे हमला होने के बाद, कीव को अपने कब्जे में करने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है, तब तो सब शांति है, वरना फिर मामला और आगे बिगड़ सकता है। कुल मिला के अभी हमें वेट एंड वॉच ही करना होगा। यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल कर आई है, केंद्रीय कैबिनेट ने LIC के FDI को मंजूरी दे दी है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब ऑटोमेटिव रूट से LIC में 20% FDI की इजाज़त होगी। FDI की मौजूदा पॉलिसी में बदलाव किया गया है। FDI की मंजूरी से फॉरेन फंड देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी IPO में पैसा लगा सकेंगे। अभी FDI की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में 74% विदेशी निवेश की इजाज़त है, लेकिन ये LIC के लिए रूल लागू नहीं था। लेकिन अब LIC में भी इसको बदला गया है। अब LIC एक्ट को बदल के इसको परमिशन दे दी गई है, तो अब यहाँ पे FDI अपना निवेश LIC में कर पाएंगे, यानी IPO में वो भी पैसे लगा पाएंगे। और आने वाली 10 मार्च को IPO खुल सकता है, ऐसी संभावना है।
अब यहाँ पे एक और अपडेट निकल कर आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई ने गुरुवार कल गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी को लोकेशन स्कैम को लेकर हुई है। कुछ साल पहले वो इस घोटाले में ये सबसे पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एनएससी के पूर्व चीफ ऑपरेशन ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम ही योगी है, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की तत्कालीन प्रमुख चित्रा रामकृष्ण से ईमेल के जरिए संपर्क किया था। अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की हालत, तो अब फिलहाल रुपया काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। 63 पैसे टूटा है हमारा इंडियन रुपया डॉलर के सामने, जहाँ पे 75.29 की प्राइस है। 18 फरवरी को इसकी प्राइस देखें तो 74.66 थी, जो अब गिर के 75.29 पर आ चुका है। तो रुपये में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। गोल्ड की बात करें तो फिलहाल 51,890 इंडियन रुपीज़ की प्राइस चल रही है 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के। और एसबीआई ने जो एक रिसर्च रिपोर्ट निकाले उसके हिसाब से अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चला जाता है तो जो महंगाई है वो करीब 1% महंगाई दर बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, एक बार बाजार की संभावना को तलाशने के लिए निफ्टी के पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, कहाँ पे संभावना बन रही है। गिरावट होती है तो कहाँ तक सपोर्ट मिलेंगे और आगे के रेजिस्टेंस क्या है। तो मंडे के दिन अगर ऐसे ही गिरावट जारी रहती है तो निफ्टी को जो फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 16,508 का है। अगर ये टूटता है तो फिर 16,358 का सेकंड सपोर्ट मिलेगा। जो थर्ड सपोर्ट है वो 16,237 का है। तो बड़ी गिरावट में निफ्टी 50 आपको 16,237 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर माहौल पॉजिटिव बना तो जो 16,778 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 16,899 तक निफ्टी जा सकता है। और जो थर्ड इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 17,049 का है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो निफ्टी 50 आपको फिर से 17,000 ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और ऐसा बना तो फिर पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन अभी फिलहाल रसिया और यूक्रेन के ऊपर आधारित है। वहाँ पे क्या अपडेट निकल के आती है उसके बाद में ही बाजार की संभावना तलाशी जा सकती है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच हमें करना होगा। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि DI यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और FI फिलहाल बाजार से अभी भी नाखुश है। तो देखते हैं आगे क्या पोजीशन बनती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।